हेलो छात्रों, आज का टॉपिक है सम अर्थक्वेक और इंटीरियर ऑफ अर्थ कि भूकंप और भूकंप के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होगी, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। सामान्यतः पृथ्वी पर जो आकृतियां पाई जाती है उन आकृतियों को हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, प्राथमिक स्थलाकृतिक, द्वितीयक स्थलाकृतिक और तृतीयक स्थलाकृतिक। इसमें आप छोटे रूप ये तीन रूप में कह सकते हैं। प्राथमिक में आप महाद्वीप और महासागर, फिर द्वितीयक में पर्वत पठार मैदान सागर तली, और इसके बाद जो आता है उसके बाद छोटे जो स्थलाकृतिक स्वरूप है जो स्थानीय स्तर पर वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अर्थ का यदि हम लोग सरफेस देखें या अर्थ के बारे में देखें तो अर्थ किस प्रकार की है, इसके बारे में पहले आपको बता चुका था कि अर्थ का जो रूप है वो इस प्रकार का है, और हम लोग इस पर इस प्रकार से ये धरातल के ऊपर यहाँ पर अलग अलग रूप में इस पर रहते हैं और अपनी क्रियाकलाप करते हैं। यह जिस प्रकार से गेंद होती है और गेंद के ऊपर किस प्रकार का आवरण होता है और उस आवरण पर किस प्रकार से कोई चीज को लगाते हैं या छोपते हैं या ठीक उसी प्रकार की आकृति का रूप इसमें, यह आकृति ही हमारे इसमें सम्मिलित है। और इस अर्थ पर मैंने क्या बताया था कि तीन प्रकार की टोपोग्राफी पाई जाती है। फर्स्ट केवल आपके कॉन्टिनेंट एंड ओशियन आएंगे, सेकंड में माउंटेन है, प्लेट्यूज है, आपके प्लेन है, या जो ओशियन या आपके जो गहरे भाग है वो सम्मिलित किए जाएंगे, और तीसरे में वो सम्मिलित किए जाएंगे जो इसमें सबसे छोटे रूप में होंगे और धरातलीय स्थानीय स्तर पर उसका एक अपना एक रूप होगा। ये तीनों फैक्टर जमीन के किस भाग पर पाए जाते हैं? ऊपरी भाग पर पाए जाते हैं, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में ऊपरी या भूपटल कर सकते हैं या धरातल कर सकते हैं या पृष्ठ धरातल कह सकते हैं। और इस धरातल जो है वो एक पृष्ठ का ही भाग है जो सामान्यतः धरातल के ऊपरी भाग पर या पृष्ठ के ऊपरी भाग पर यह स्थित है। अब हम लोग यदि इस टॉपिक की आगे चर्चा करें कि ये जो माउंटेन है उसका आकार इस प्रकार का है, पठार यानी कि माउंटेन से ठीक नीचे जो अधिक ऊंचाई पर हो परंतु उसका ऊपरी भाग वो सपाट हो तो हम लोग उसे पठार कहेंगे, और नीची ऊंचाई वो नीचा क्षेत्र होगा और ढाल उसका बहुत ही कम होगा, और एक प्रकार का लंबा प्लेन एरिया हो जो सागर की ऊंचाई से लगभग कम ही ऊंचाई पर हो वो मैदान कहलाएगा। और चौथी जो उसके अंदर जिसमें पानी गहरा रहता है या पानी भरा रहता है यानी कि आपके सागरीय तली या असम, ये दोनों भाग ये एक प्रकार के एक जिस पर स्थित है उसे हम लोग सामान्य भाषा में क्रस्ट कहते हैं। और क्रस्ट में भी दो भाग वाले ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। यहाँ जो मैं आपको बिंदु या टॉपिक समझाना चाह रहा हूं कि इस अर्थक्वेक और अर्थक्वेक से इंटीरियर अर्थ या जमीन का आंतरिक भाग किस प्रकार का है वो मैं आपको बात करता, और उसको किससे संबंध किया है? अर्थक्वेक यानी भूकंप से, कि भूकंप क्या है कि जैसे ही यह अर्थ है इस क्रस्ट है, ये क्रस्ट का ऊपरी भाग ठोस चट्टानों से निर्मित है या एक रूप से बना हुआ है जिसे हम सामान्य भाषा में प्लेट कहते हैं। और प्लेट यानी कि जिस प्रकार से कोई प्याज का छिलका है या उसके परतें हैं, उन परतों में यदि क्रैक आने के बाद अलग अलग परतें अलग अलग मूवमेंट करती रहती हैं तो इन प्लेटों मतलब कठोर बाहरी आवरण अंडे का खोल कह सकते हैं, और अंडे का खोल होता है उसको यदि क्रैक करने पर किस प्रकार के तेड़ उसमें धीरे धीरे तरह आती है, ठीक इसी प्रकार से जमीन को भी ऊपरी भाग है वो आवरण कठोर है परंतु वो बीच बीच से क्रैक हुआ है, वो टूटा हुआ है, और टूटा हुआ होने की वजह से वह आसन वह उसकी जो
वो जो भाग है वो मूवमेंट करता रहता है, वो अपनी जगह से कुछ स्थानों पर यानी जगह से हिलता रहता है, कभी अपनी जगह से छोड़कर अपनी जगह चेंज करता रहता है। अब चेंज करने के पीछे क्या कारक पाए जाते हैं कि चेंज करने के पीछे जो कारक पाया जाता है कि अर्थ खुद घूमती है। तो जिस प्रकार से हम लोग बस या किसी ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन स्टेशन आने पर ट्रेन रुकती है तो हम लोग आगे या पीछे हो जाते हैं, तो ठीक यहाँ पर भी अर्थ घूमती है तो आपका जो प्लेटें हैं उसकी सपोर्ट नहीं कर पाते, पीछे जाती है, तो उसका एक धक्का लगता रहता है और ये कंटिन्यूटी बनी रहती है। और जैसे ही एक धक्का लगता है तो दूसरी बार जो कांस्टेंट है या स्थिर भाग है, उस स्थिर भाग को मान लीजिए यह एक प्रकार की प्लेट है, ये दोनों भाग इस प्रकार से है और ये दोनों इस प्रकार से, यदि ये टुकड़ा स्थिर है, ये स्थिर है और ये मूवमेंट कर रहा है, तो मूवमेंट करता हुआ टुकड़ा आपस में टकराएगा, तो टकराने से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक आपस में टकराव होगा। टकराव होने से क्या होगा कि वहां पर जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा नहीं कह सकते, जो बल उत्पन्न शक्ति या गति उत्पन्न होगी, वो टकरावट वो सभी चारों ओर से समान रूप से वाइब्रेट होगी, वाइब्रेशन तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में समान रूप से घूमेगी, वो ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, दाएं भी जाएगी, बाएं भी जाएगी। बस अर्थ है कि ये जो वाइब्रेशन है या ये तरंगे हैं, ये तरंगे चलती किससे हैं और वो किस प्रकार से गमन करती है कि उससे हम लोग बता सकें कि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो इस प्रकार का है या ठोस है या द्रव है या फिर अन्य रूप में स्थित है। तो ये चीज यहाँ पर हम लोग बताना चाह रहे हैं कि यदि यहाँ पर मान लीजिए ये पार्ट है, इस पार्ट में मान लीजिए ये कांस्टेंट। अब ध्यान रखा, मैं आपको प्लेटों का नाम बता रहा, प्लेटों से तात्पर्य क्या था कि प्लेटों से तात्पर्य अर्थ का बाहरी भाग जो कि यानी क्रस्ट का ही कह सकते हैं, और इसकी जो मोटाई है वो लगभग 100 किलोमीटर तक पाई जाती है और अधिकांश भूकंप आते हैं वो 30 किलोमीटर से लगाकर 100 किलोमीटर के बीच का भाग होता है वहां पर ही आते हैं। अब ये जो भूकंप आते हैं, ये भूकंप होता क्या है कि ये जो इस प्रकार से प्लेटें होती हैं, इन प्लेटों में आपस में टकराने से ये आपस में जैसे ये भाग है और ये भाग इस प्रकार से टकराता है। फॉर एग्जांपल ये एरिया आपका ये है और ये प्लेट है। अब ये प्लेटें भी दो प्रकार की होती है कि महाद्वीपीय प्लेट है और महासागरीय प्लेट है। महाद्वीपीय से और महासागर, यानी कि जिस पर महासागर है वो महासागरीय और जिस पर महाद्वीपीय है अब कुछ ऐसे विभाग है जहां पर महासागर महाद्वीप दोनों है, तो ये दोनों। अब होता क्या है कि महाद्वीपीय प्लेटें हल्के पदार्थों से होती हैं और ये ऊपरी पाई जाती है और ये भारी पदार्थों से निर्मित होती है। इसका यह निचले भागों में पाई जाती है। परंतु होता क्या है कि ये प्लेटें चाहे ऐसे मूवमेंट करे या ऐसे मूवमेंट करे, ये आपस में मूवमेंट करती रहती है। जैसे ही मूवमेंट करेगी तो क्या होगा कि जब महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे दसती है तो ये इस प्रकार से नीचे की तरफ मूवमेंट करती है। जैसे ही मूवमेंट करेगी तो क्या करेगी, इस एरिया में अंदर घुसेगी, आपस में टकराएगी, तो यहां पर एक टकराहट होगी और ये टकराहट से जो वाइब्रेशन उत्पन्न होगी या जो बल उत्पन्न होगी वो इस प्रकार से चारों अर्थ के अंदर प्रवाहित हो। अब जिस स्थान पर यहां टकराव हुई है, जिस स्थान पर टकराने की क्रिया हुई है, वो भूकंप की भाषा में जिसे कहते हैं भूकंप का मूल कहा जाएगा। और जहां पर ये वाइब्रेशन मतलब अर्थ का वह भाग जहां पर ये वाइब्रेशन आके महसूस होते हैं वो कहलाया जाएगा भूकंप का केंद्र। अर्थात फॉर एग्जांपल कि जैसे ये अर्थ का ये भाग है और यहां पर आपकी ये दो चट्टानें हैं और ये दोनों चट्टानें आपस में इस प्रकार से टकराई है
और टकराने के बाद ये ऐसे स्थिति है, ये इधर आई है, टकराने के बाद ये नीचे की तरफ मूवमेंट किया है और मूवमेंट करने के बाद ये इस पर धंसने की क्रिया हुई है और धंसने से यहाँ पर क्या आया, वाइब्रेशन हुआ और वाइब्रेशन यहाँ पर ये जमीन पे सब चारों ओर, अर्थ के चारों ओर घूमा है। अब ये क्या हुआ, ये तो आपका हो गया मूल, और ये पृथ्वी का वह हिस्सा या धरातल के मतलब जमीन के ऊपर का वह हिस्सा जहां पर सबसे पहले यानी सबसे निकटतम, यानी फॉर एग्जांपल यदि ये भाग इतना दूर है परंतु लेयर को या वाइब्रेशन को पहुंचने में जितना नजदीक समय लगता है या जितना जो भाग इसके नजदीक होगा वो होगा आपका केंद्र, भूकंप का केंद्र मतलब एपिसेंटर कह सकते हैं। ये फोकस, अर्थ पे फोकस हो गया और ये एपिसेंटर। अब इस यहां से यहां तक मान लीजिए आपका भूकंप का मूल है और ये आपका इसका केंद्र है, यहां से यहां तक जाने में जो वाइब्रेशन पहुंचा है वो कितनी स्पीड से पहुंचा है और किस माध्यम से पहुंचा है और माध्यम के अलावा ये किस प्रकार की डेंसिटी वाले चट्टानों में पहुंचा है या उसमें किस प्रकार की, तो ये जो वाइब्रेशन पहुंचा है ये वाइब्रेशन का जो एक्चुअली क्या होता है कि वाइब्रेशन पहुंचने के लिए वाइब्रेशन की गति, वाइब्रेशन की उसका जो गति कह सकते हैं या पहुंचने की सीमा, पहुंचने का समय कह सकते हैं और प्रवाह का मार्ग कह सकते हैं, वहां की उस भाग में किस प्रकार की चट्टान है, ये सब इस वाइब्रेशन से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सी वेव्स है कितने समय में वहां पर पहुंची है। जो वेव जितनी स्पीड से जितने समय में जितना जल्दी जाती है उसी के अनुसार उससे यह मालूम कर लिया जाता है कि अमुक भाग ठोस है या द्रव है। मान लीजिए यह, इसमें मैंने क्या बताई है कि ये वेव्स है, वो वेव्स तीन प्रकार से निकलती है, फर्स्ट पी वेव, सेकेंडरी वेव, थर्ड एल वेव से लव ये या जब। अब बात आती है कि ये वेव्स होती है, ये वेव्स चलती किस प्रकार की, इनकी प्रकृति क्या है, ये अपने स्पीड इनकी क्या रहती है और किन किन भागों में यह प्रवेश करती है और किन किन भागों में प्रवेश नहीं करती है। तो इस भूकंप की तरंगों का जो मापन किया जाता है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, एक प्रकार का मापक यंत्र है। उस मापक यंत्र पर ये जो मूवमेंट करती है वेव्स हैं, ये अपने आप उसकी स्पीड को मूवमेंट करती रहती है और उनका जो स्पीड, जो इनका जो व्यवहार है या इनकी जो स्पीड की या इनका जो स्पीड है वो इसके अनुसार हम, तो सामान्यतः ये वेव्स होती हैं वो तीन प्रकार की मैं आपको बताती है, पी वेव, एस वेव और एल वेव। अब पी वेव और एस वेव का प्रवाह मार्ग किस प्रकार का होता है, तो पी वेव का जो प्रवाह मार्ग है वो इसकी जो स्पीड है वो पी वेव यानी कि प्राथमिक वेव्स या प्राथमिक लहर कह सकते हैं। अब ये प्राथमिक लहर करती क्या है, कैसे चलती है, तो प्राथमिक लहर जो है वो सामान्यतः एक प्रकार की प्राथमिक या सबसे पहले उत्पन्न होने वाली है, सबसे पहले यानी फर्स्ट और सबसे पहले, और ये इसकी स्पीड रहती है 6 से 7 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड रहती है और यह मतलब एक सेकेंड में 6 से 7 किलोमीटर की स्पीड को तय करती है और यह केवल ठोस भागों में ही गमन करती है, मतलब इसका जो मूवमेंट है वो केवल ठोस भागों में। अब ध्यान रखिए कि ठोस भाग में भी क्या होती है, यदि ठोस भाग में नियमन शब्द क्या होना चाहिए कि यदि ठोस भाग समान रूप से हैं तो ऐसे ही जाने चाहिए, परंतु ये इस प्रकार से ऐसे मूवमेंट कर रही है। यदि इस प्रकार के मूवमेंट करे तो इसके पीछे क्या है, क्या कारण पाया जाता है, तो इसके पीछे एक सिद्धांत पाया जाता है, स्नेल का सिद्धांत। इस स्नेल का सिद्धांत ये कहता है कि
कोई भी वाइब्रेशन है या कोई भी आपका तरंग है या वाइब्रेशन, वो किसी भी माध्यम में घनत्व की भिन्नता के अनुसार उसमें मूवमेंट पाया जाता है, उसकी जो व्यवहार में परिवर्तन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि यह मूवमेंट, यदि सभी जो भी माध्यम है वो माध्यम यदि सभी प्रकार का समान रूप से है तो उसका जो माध्यम होगा वो इस प्रकार की स्पीड से चलेगी, परंतु जो वेव्स है उसमें इस प्रकार का मूवमेंट आ रहा है, इसका मतलब ऊपरी और निचले भागों की या इसके अंदर जो चट्टान है, जो माध्यम है, उस माध्यम में आपस में चाहे ऊपर हो या नीचे हो, इसमें डेंसिटी या घनत्व होता है वो आपस कहीं कहीं डिस्टर्ब है या परिवर्तित है। यदि यह परिवर्तित नहीं होता तो ये इस प्रकार के रूप में चलती है, तो ये इस प्रकार से यह चलती है। अब ठोस में भी इस प्रकार से चलना, अर्थात ठोस का कुछ ऊपरी भाग होगा वो कम घनत्व का होगा, नीचे वाला भाग होगा वो अधिक घनत्व होगा, तो इस कारण यह इसका मूवमेंट का जो वो है वो चेंजेबल है। अब यहां पर बात आती है कि ये ठोस भाग में ही चलती है, क्योंकि जैसे ही ठोस भाग में चलेगी तो नेचुरली ये तो उसकी स्पीड ही ज्यादा होगी और द्रव भाग में वो अपने आप ये जाके समाप्त हो जाती है। तो ठोस भाग के कारण ही इसमें यह मूवमेंट कर रही है। अब यदि अर्थ के जितने भी भूकंप आते हैं उनका यदि एनालिसिस करें तो पी वेव्स केवल क्रस्ट के उन्हीं भागों में प्रवेश चलती है जहां पर आपके भाग होगा वो चट्टानी होगा, वो चट्टानी भाग उस वहीं पर मूवमेंट कर रही है। और इसी प्रकार इसकी इनकी जो तरंग, इसमें जो तरंग कणों का होता है, ये तरंग के कणों में संचलन की दिशा अनुरूप होती है और यह ध्वनि की तरंगों के समान यह मूवमेंट करती रहती है। अब इस तरंगों के को सामान्यतः ध्वनि तरंगों के नाम से भी जाना जाता है और ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब ये ध्वनि के समान, मतलब इसके वाइब्रेशन रहता है वो जिस प्रकार से आवाज का जो स्पीड रहती है इसी प्रकार से यह चलती रहती है। इन तरंगों को पुच्छ तरंग या धक्का देने वाली तरंग भी कहते हैं, क्योंकि जिस दिशा में यह तरंग संचारित होती है वहीं चट्टानों की उसी दिशा में वह आगे की ओर संपादित चलती रहती है, अतः इन्हें अनुलोम तरंग के नाम से भी जाना जाता है। और सामान्यतः परंतु द्रव में इसकी गति मंद हो जाती है या एकदम समाप्त कम ही हो जाती है। तो ये तो है इसकी प्राथमिक लहर। फिर आती है, इसके बाद आती है द्वितीयक लहर या सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स में कोई भी एस तरंग, इसकी गति एस या द्वितीयक तरंग इस तरंग को हम लोग, स्पीड है इसकी 5 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है और यह अनुप्रस्थ तरंग के नाम से, अनुप्रस्थ तरंग, और तरंग, इसमें तरंग के कणों की दिशा में तरंग संचलन दिशा होता है और लंबवत या समकोण होती है, मतलब इसे समकोण या लंबवत भी कह सकते हैं। यह प्रकाश कणों, इस प्रकार की तरंग कणों की विशेषता प्रकाश कणों में पाई जाती है। यह जो तरंग है सामान्यतः द्रव भाग में ही चलती है और जैसे ही ठोस और द्रव दोनों में चलती है, परंतु ठोस में इसकी गति होती है वह सामान्यतः कम होती है और द्रव में इस प्रकार से तीसरी आती है वो आती है एल आती है या
लंबवत तरंग, जिसे कहते हैं लव तरंग। अब ये जो तरंग होती है इसमें इसकी स्पीड होती है 3 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और ये जो इसमें क्योंकि स्पीड कम होने साथ ही यह ठोस, द्रव और तीनों अवस्थाओं में यह मूवमेंट करती रहती है, तो इस कारण यह जो ये सबसे खतरनाक भी मानी जाती है। क्यों खतरनाक? इसलिए क्योंकि स्पीड कम होती है, साथ ही इसका जो स्पीड कम होने के साथ साथ यह ज्यादा भागों में, ज्यादा एरिया में कवर करती है, तो ये विनाशात्मक के रूप में भी जानी जाती है। अब विभिन्न भूकंप, चाहे कोयना घाटी के भूकंप हो या कोई अन्य भूकंप आए, सभी भूकंपों की तरंगों की विशेषता या उसकी तरंगों के व्यवहार, उनके जो संचलन या मार्ग में जो स्थिति, या तो इन तरंगों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का ऐसा भी भाग है जहां पर ठोस भाग पाया जाता है, कुछ ऐसा भी भाग है जहां पर लिक्विड रूप पाया जाता है, और कुछ ऐसा भी भाग है जहां ठोस भी है और लिक्विड भी है, साथ में वो भाग घनत्व के अनुसार अलग अलग रूप में पाया जाता है। तो इससे संबंध में यही माना जाता है कि यह भूकंप एक ऐसा प्रमाण है, जो सक्षम प्रमाण है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आसानी से बता सकता है। इस संबंध में यही। धन्यवाद।